हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। हमने जो सीरीज चालू की है उसमें हमने पढ़ लिया था सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक नर यौगिकोद्भिद की संरचना एवं विकास। अब हम चल रहे हैं उससे आगे। हमने देख लिया था, हमने पढ़ा था, इससे पूर्व की जो वीडियो थी उसमें पढ़ लिया था प्रपशु कोशिकाओं तक। प्रपशु कोशिकाएं मैंने आपको बता दिया था क्या होती हैं। प्रपशु कोशिकाएं ऐसी हाइपोडर्मल सेल्स या ऐसी अधस्तक कोशिकाएं जो कि अन्य कोशिकाओं से गाढ़े जीव द्रव्य एवं बड़े आकार के कारण भिन्न हो जाती हैं, वो कोशिकाएं प्रपशु कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन कोशिकाओं द्वारा एक परिणत विभाजन होता है, यानी कि ऊपर की तरफ एक विभाजन होता है जिससे ये दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका और प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका अब हम पढ़ेंगे। प्राथमिक वित्तीय कोशिका, भित्ति किसे कहते हैं? यानी कि बॉल या दीवार तो बाहर की तरफ जो इसकी संरचना पाई जाती है उसे भित्ति कहते हैं, यानी कि प्राथमिक वित्तीय कोशिका हम पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है इससे परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है, यानी कि परागकोश की जो भित्ति होती है उसका निर्माण इस प्राथमिक वित्तीय कोशिका से होता है, इसलिए इसे परागकोश भित्ति कोशिका भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है कि परागकोश की भित्ति का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक वित्तीय कोशिका से होता है, इसलिए इसे परागकोश भित्ति कोशिका भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद में इसके हम भाग पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार की पाई जाती है, कितने प्रकार की परतों से मिलकर ये व्यवस्थित होती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि ये परिधि से और केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ जो क्रम हम आपको बताएंगे उस क्रम में व्यवस्थित होती है। परिधि से केंद्र की तरफ अभी हमने 4 परतें पढ़ी। पहली परत थी एपिडर्मिस, साथ ही मैं आपको डायग्राम से समझाता जाऊंगा और साथ ही मैं आपको इसमें लिखाता जाऊंगा। देखिए, एपिडर्मिस जो होती है परागकोश की संरचना की सबसे बाह्य परत होती है, यानी कि ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाएगी। जो एपिडर्मिस होगी वो सबसे बाहर की तरफ पाई जाएगी और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकल परत के रूप में पाई जाती है, यानी कि और परतें इसकी नहीं पाई जाएंगी। जो परत आपको सामने दिखाई दे रही है उसी प्रकार से ये केवल एक परत में पाई जाएगी। तो इसका पहला हम जो गुण है वो हम लिख सकते हैं कि ये कैसी पाई जाती है? एकल परत के रूप में पाई जाती है। एपिडर्मिस में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बाह्य परत होती है और एकल परत के रूप में पाई जाती है। इसके बाद में इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो है कि इसमें प्रपशु कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आपको याद रखने की बात है कि जो प्रपशु कोशिकाएं केवल इस परत में ही नहीं पाई जाती हैं, यानी कि एपिडर्मिस में प्रपशु कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कैसी होती हैं? प्रपशु कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, यानी कि इनके अंदर प्रपशु कोशिकाएं नहीं पाई जाती। और जब हमने परागकोश की टीएस आपको काट के दिखाई थी तो इस प्रकार से कुछ संरचना हमारे पास आई थी। इस प्रकार की कुछ संरचना थी हमारे पास। इसमें इस स्थान पर ये क्या है? ये सारी एपिडर्मिस ही है जो बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। तो ये कैसे आकार की पाई जाती हैं? दीर्घित पाई जाती हैं, यानी कि दीर्घित एवं चपटी पाई जाती हैं। दीर्घित एवं चपटी पाई जाती हैं ये कोशिकाएं। ये 3 इनके महत्वपूर्ण गुण हैं। और एक और इनका गुण है, सबसे बाहर की तरफ यदि पाई जा रही है तो ये क्या होती हैं? सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं। किसको? परागकोश को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? यानी कि एपिडर्मिस जो होती है परत, वो किसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है? परागकोश को। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस पाई जाती है, एकल परत के रूप में पाई जाती है, प्रपशु कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद में दीर्घित और चपटी पाई जाती हैं और ये सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में दूसरी परत जो पाई जाती है, परिधि से केंद्र की तरफ हम चल रहे हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ हम चल रहे हैं। अंदर से बाहर की तरफ दूसरे नंबर की जो परत पाई जाती है यहाँ पर, ये परत होती है हमारी एंडोथीसियम।
एंडोथीसियम या अधस्त्वचा इसे हम कहते हैं। एंडोथीसियम नामक ये परत पाई जाएगी। एंडोथीसियम द्वितीय परत होती है और इस प्रकार से पाई जाती है कि एपिडर्मिस से ये बिल्कुल सटकर पाई जाती है। देखिए कैसे, इस प्रकार से ये परत पाई जाएगी। कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर एपिडर्मिस के साथ ही जुड़ी हुई पाई जाती है। इसका भी एक गुण होता है, बहुत सारे गुण इसके ऐसे होते हैं जो कि एपिडर्मिस से मिलते जुलते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। ये दूसरे नंबर की जो परत पाई जाएगी एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे या जस्ट नीचे जो परत पाई जाएगी वो एंडोथीसियम कहलाएगी। और ये भी क्या होती है, एकल भित्ति के रूप में पाई जाती है। और एकल भित्ति के रूप में पाए जाने के साथ साथ इसकी कोशिकाएं क्या है, मोटी आपको दिखाई दे रही हैं इसकी तुलना में, यानी कि जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में ये कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। तो पहला गुण इसका यही हो गया कि ये एकल परत के रूप में पाई जाती हैं। और दूसरा गुण इसका ये हो गया कि इसकी कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं, मोटी पाई जाती हैं। देखिए आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, चित्र के साथ साथ आप देखते चलेंगे कि एपिडर्मिस जो है एकल परत के रूप में पाई जा रही है। इसके बाद में ये भी कैसी पाई जा रही है, एकल परत के रूप में। एक गुण आपका कंप्लीट हो जाता है कि एपिडर्मिस और एंडोथीसियम एकल परत के रूप में पाई जाती हैं। इसमें प्रपस्व कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें उपस्थित होती हैं। यानी कि एपिडर्मिस के अलावा और तीनों परतों में क्या होती हैं, प्रपस्व कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। दीर्घित एवं चपटी पाई जाती हैं। इसमें कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं, मोटी पाई जाती हैं। हर गुण पर आप जोड़कर पढ़ेंगे, एकल परत और कोशिकाएं इसकी तुलना में कैसी पाई जाएंगी, मोटी पाई जाएंगी, जो कि आप संरचना के हिसाब से बिल्कुल देख ही रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है वो ये है कि इसमें क्या होता है, एक अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ होता है। अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ, इसके जो ये है ना स्थान, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या होता है, अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ जमा हो जाता है। जो किस आकार में जमा होता है, यू आकार में। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आकार, तो इस आकार में अल्फा सेलुलोज जमा हो जाता है। जमा होने का कारण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से नीट में आया हुआ है। सन मुझे याद नहीं है कौन सी है, लेकिन नीट में एक क्वेश्चन आया था कि परागकोश स्फुटन के लिए जो सबसे उपयुक्त टाइम होता है या उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है। उस समय का आपको यहीं से विश्लेषण किया जाएगा कि कौन सा समय उपयुक्त होता है। देखिए आप ध्यान देंगे, जो अल्फा सेलुलोज होता है इन स्थानों पर यू आकार में जमा हो जाता है। और जब ये यू आकार होता है तो जब भी नमी होती है या आर्द्रता होती है तो इन यू आकार के जो, यानी कि यू आकार के जो छिद्र हैं या फिर यू आकृति जो बन रही है, इनमें क्या होता है, तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है इन स्थानों पर। और तनाव या खिंचाव उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होता है, ये बीच बीच में से फट जाती है और परागकोश क्या हो जाता है, स्फुटित हो जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा नीट में आया हुआ कि परागकोश के स्फुटन के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहता है, तो आप बताइए कौन से समय पर आर्द्रता या नमी पाई जाती है। आर्द्रता या नमी पाई जाती है प्रातः काल के समय। तो हम कह सकते हैं कि परागकोश के स्फुटन के लिए प्रातः काल का समय सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यह अल्फा सेलुलोज यू आकार में जमा होगा। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट कर लेंगे कि प्रातः काल का समय परागकोश स्फुटन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की आपको बता दूं, मिडिल लेयर 1 से 3 परतों में पाई जाती है। देखिए मिडिल लेयर, तीसरा हम पढ़ रहे हैं मिडिल लेयर या मध्य परत। मिडिल लेयर हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए मिडिल लेयर इसके जस्ट नीचे पाई जाएगी और कुछ इस प्रकार से पाई जाएगी। इन संरचनाओं में मिडिल लेयर पाई जाती है और इसमें जो 3 परतें पाई जाती हैं वो भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। देखिए कैसे, इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं। 1 से 3 परतें पाई जाती हैं। एंडोथीसियम के नीचे पाई जाती है और टेपिटम के ऊपर पाई जाती है। परिधि से केंद्र की तरफ जब चलते हैं तो ये तीसरे नंबर की परत होती है या तीसरी परत होती है। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। डायग्राम आप साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे ही हम बना रहे हैं वैसे आप भी साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण इसके गुण 1 या 2 या 3 जो हैं मिडिल लेयर के, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो देखिए मिडिल लेयर यहाँ पर 1 से 3 परतों में पाई जा रही है। तो 1 से 3 परतों में जब ये पाई जा रही है तो इसका कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण कार्य होगा जो कि इसको
परागकोश की जो संरचना है उसमें स्थान प्रदान करता है। तो अभी आप देखेंगे कौन से वो इसके गुण हैं। 3 परत इसकी कंप्लीट हो गई, यानी कि 1 परत पाई जाएगी या 2 परत पाई जाएंगी या 3 परत पाई जाएंगी। इसी प्रकार से आप अन्य लेयर्स भी इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही ये मिडिल लेयर है, यह है मिडिल लेयर। देखिए आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एपिडर्मिस, इससे नीचे अंतःस्थीशियम या एंडोथीशियम, इसके बाद में मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में 1 से 3 परतें पाई जाती हैं। कुछ समय के लिए क्या करती हैं, देखिए 1 से 3 परतें, इसका पहला गुण हो गया। 1 से 3 परतें पाई जाती हैं। और जो इसका महत्वपूर्ण गुण है वो है कि ये कुछ समय के लिए भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं। भ्रूण को पोषण प्रदान करने के कारण ये क्या होती हैं, इनको बोलते हैं अल्पकालिक भ्रूणपोषी। अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं, अल्पकालिक भ्रूणपोषी। 2 इसके महत्वपूर्ण गुण हैं। एक और आप लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहते हैं, तो इसकी भित्ति कैसी पाई जाती है, पतली पाई जाती है, भित्ति पतली पाई जाती है। 3 लेयर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो है आपकी टैपिटम। टैपिटम क्या होती है, टैपिटम को हम जानते हैं पोषुतक के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस स्थान पर टैपिटम पाई जाएगी और कुछ इस व्यवस्था में पाई जाएगी टैपिटम। ऐसे टैपिटम इन स्थानों पर पाई जाएगी। चौथी और सबसे अंदर वाली परत होती है टैपिटम। ये क्या करती है, ये परागकोश में जो परागकण बनते हैं उनको ये पोषण प्रदान करती है। और बुक में आप डायग्राम ढंग से देख सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल समझाने के लिए बनाया गया है। देखिए टैपिटम को क्या बोलते हैं, पोषुतक भी कहते हैं। यहाँ आप देखिए टैपिटम, टैपिटम या पोषुतक, ये क्या करती हैं, सबसे मुख्य काम इनका जो है ये है कि ये परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण परत है और आप लिख भी सकते हैं कि महत्वपूर्ण परत, सबसे महत्वपूर्ण परत, और परागकण को पोषण प्रदान करती हैं। परागकण को पोषण प्रदान करती हैं, यही इसका सबसे मुख्य कार्य है जो आपको याद रखना है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी परत या परागकण की कौन सी लेयर परागकण को पोषण प्रदान करती है, तो आप कहेंगे पोषुतक या टैपिटम। ये क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से बंद, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर लघु बीजाणुजन कोशिकाएं या बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए इन स्थानों पर ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों तरफ ये अपना आवरण फैलाए रखती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों तरफ टैपिटम की परत पाई जाती है। अब देखिए एक और इसमें आप पढ़ेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं कि बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों तरफ, बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों तरफ टैपिटम पाई जाती है, टैपिटम पाई जाती है। टैपिटम का लास्ट एक गुण रह गया है जो कि इसका महत्वपूर्ण गुण है, वो आप देखेंगे, इधर मैं लिख देता हूं, यहां समझ लेंगे आप। टैपिटम, टैपिटम देखिए कोशिकाओं का जो स्वभाव होता है उसके आधार पर टैपिटम 2 प्रकार की होती है, अमीबॉइड और ग्रंथिल या स्रावी, या अमीबीय और ग्रंथिल, या इसको स्रावी भी या बसीय। 2 प्रकार की टैपिटम हो गई, अमीबीय टैपिटम और ग्रंथिल टैपिटम। ग्रंथिल टैपिटम से एक पदार्थ का स्रावन होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। मैंने जब आपको परागकोश की टीएस बताई थी तब भी आपको बताया था कि स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ टैपिटम से निकलता है। ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ क्या करता है, परागकण की बाह्य चोल का निर्माण करता है, परागकण की बाह्य चोल का निर्माण करता है। बाह्य चोल यानी कि चोल का अर्थ होता है परत,
परागकण की जो सबसे भारी परत पाई जाती है उसका निर्माण कौन करता है? स्पोर पॉलन करता है। और स्पोर पॉलन कहाँ स्रावित होता है? टैपिटम में। और टैपिटम के भी कौन से भाग में? बसीय या ग्रंथिल टैपिटम में ये होता है। और इससे आगे एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अभी आपने देख भी लिया होगा कि आप देखिए परागकोश को कौन प्रदान करता है पोषण? टैपिटम करता है। तो एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ या क्वेश्चन आपको बताता हूँ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए।